एक बार जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा आदमी जिसके दिमाग में हर टाइम 24 घंटे आइडियाज घूमते रहते हैं और वो उनके पीछे पागलों की तरह भागता रहता है। और अगर किसी काम को करने की वो ठान ले तो समझो कि ना तो थकना है ना रुकना है। और अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो झट से उससे बाहर निकलकर फिर से उसी रिदम में अपने काम में खो जाना है। और इतना ही नहीं, जब इन महाशय को ये पता चला कि कुछ दिन में मतलब 2 से 3 दिन के अंदर दिवालिया होने वाला है, मतलब इनका सब कुछ खत्म होने वाला है, इस सिचुएशन में भी सरेंडर करने की बजाय या शांत रहने की बजाय आइडियाज, प्लानिंग, स्ट्रेटेजीज, ये उन सब पर काम कर रहे थे। मतलब कौन है ये आदमी और इतना कमाल का जज्बा आया कहां से, मतलब कैसे? वैसे इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज की इस समरी में। मेरा नाम है रूबी पारिक और बिना देर किए अब हम शुरू करते हैं इलॉन मस्क की बायोग्राफी के साथ, जिसे लिखा है एशले वेंस ने। फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आप जानेंगे इलॉन की दुनिया के बारे में। तो बात ऐसी है कि साल 2000 में सिलिकॉन वैली और सैन फ्रांसिस्को डिप्रेशन के अंदर डूबे हुए थे, क्योंकि इंटरनेट का जो नशा था ना वो उतरने लगा था। अब जमाना .com का था, जिसके चलते वेंचर कैपिटलिस्ट किसी भी कंपनी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से कतरा रहे थे। इस दौर में सिलिकॉन वैली के पास सिर्फ एक क्लिक एड्स का काम ही बचा था। ट्विटर और फेसबुक ने अभी अभी पैर पसारने शुरू किए थे। तो कुछ लोगों का तो ये तक मानना था कि टेक्नोलॉजी की जो ये इंडस्ट्री है अब ठंडी पड़ चुकी है। दूसरी तरफ इलॉन मस्क भी इसी .com मेनिया का एक हिस्सा थे। अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने Zip2 बनाया और $22 मिलियन कमाए। Zip2 गूगल मैप्स की ही तरह का एक सॉफ्टवेयर था। कॉम्पैक्ट ने Zip2 को 1999 में खरीदा था और मस्क ने इस कमाई को एक और स्टार्टअप X.com खोलने के लिए इन्वेस्ट किया, जो बाद में पेपाल बना। और फिर जब 2002 में ईबे ने पेपाल खरीदा तो मस्क पहले से ज्यादा अमीर हो गए। इलॉन मस्क सिलिकॉन वैली की बजाय लॉस एंजलिस में रहने चले गए थे, जहां पर उन्होंने टेस्ला, स्पेस एक्स और सोलर सिटी बनाई। उनकी कंपनीज इलेक्ट्रिक कार्स, एरोस्पेस और सोलर इंडस्ट्रीज में लीड करती है। रॉकेट, इलेक्ट्रिक कार और सोलर पैनल बनाकर इलॉन मस्क ने फ्यूचर को बदल कर रख दिया। इलॉन की दुनिया में रियलिटी और साइंस फिक्शन मिलकर के एक हो गए हैं। तो इलॉन मस्क की बाकी की टेक्नोलॉजी मिलेनियर से हटकर है। उनका विजन ना बहुत बड़ा है। मस्क कहते हैं कि अगर हम कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी का हल ढूंढ ले और मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनने की राह में तरक्की कर ले तो ये वाकई में ना बहुत बढ़िया बात होगी। और आगे सेकंड चैप्टर में जानेंगे कि इलॉन का सफर कैसा रहा अफ्रीका में। तो बात ऐसी है कि मस्क के जो नाना थे जोशुआ हेल्डीमैन, वो कनाडा से साउथ अफ्रीका तक खुद का जहाज उड़ाया करते थे। वे माइग्रेट होने के बाद अपने पूरे परिवार सहित हमेशा के लिए प्रेटोरिया में सेटल हो गए थे, मगर कभी कभी वे लोग नॉर्वे, स्कॉट और ऑस्ट्रेलिया जाया करते थे। मे हेल्डीमैन और इरॉल मस्क बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे। जब वो बहुत बड़े हुए तो दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद जल्द ही इलॉन का जन्म हुआ। तो इलॉन मस्क 28 जून 1971 यानी कि 1971 में पैदा हुए थे। उनके पिता इरॉल मस्क एक सक्सेसफुल इंजीनियर थे और वहीं उनकी माँ एक डाइटिशियन थी। इलॉन के अलावा उनके 2 बच्चे और थे, किम्बल और टोस्का। इलॉन अभी सिर्फ 5 साल के ही थे जब उनकी काबिलियत दिखाई देने लगी थी। वो घंटों किताबों में डूबे रहते। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हिच हाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी उनकी फेवरेट किताबें थी। उनके पास एनसाइक्लोपीडिया के 2 बड़े सेट रखे थे, जिन्हें वो तब पढ़ते थे जब पढ़ने के लिए किताबें खत्म हो जाती थी। मस्क की फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी। प्रेटोरिया में उनके पास बहुत बड़ा घर था। लेकिन जब इलॉन 8 साल के हुए तो उनके माँ बाप का तलाक हो गया था। वो और उनके भाई किम्बल अपने पिता के साथ रहने लगे। उनके पिता खुश मिजाज यानी कि हैप्पी पर्सन नहीं थे, इसीलिए इलॉन को कभी भी अपना बचपन खुशहाल नहीं लगा। इलॉन जब 10 साल के थे तब उन्होंने पहली बार कंप्यूटर देखा और वो इसे देख करके इतना ज्यादा हैरान हुए कि उन्होंने अपने पिता से अपने लिए एक कंप्यूटर खरीदने की जिद की। और जब उनके पिता उनके लिए कंप्यूटर लेकर आए तो पूरे 3 दिनों में इलॉन ने बेसिक प्रोग्रामिंग सीख ली। इलॉन अपने भाई किम्बल और कजन पीटर, लैंडन और रस रिवे के बहुत करीब थे। वो उनके साथ मिलकर के होममेड रॉकेट और एक्सप्लोसिव बनाया करते थे। उन सबको एक साथ लंबी ट्रेन ट्रिप्स पर जाना और डंजीनियंस और ड्रैगन्स खेलना भी बहुत पसंद था। पर जब इलॉन स्कूल जाने लगे तो वहां पर उनका एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट था।
स्कूल में उन्हें अक्सर बुली किया जाता था। एक बार तो उनके साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा। इलॉन सीढ़ियों पर बैठे हुए कुछ खा रहे थे जब एक लड़के ने उन्हें पीछे से सर पर लात मारी और एक जोर का धक्का दिया। इस धक्के से इलॉन सीढ़ियों से गिर पड़े। इसके बाद उस लड़के ने उन पर मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। उन्हें इतनी चोट आई कि तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। खून से वो लथपथ हो गए और अब उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में पूरा 1 हफ्ता लगा और उसके बाद ही वो स्कूल जाने लायक हुए। तो पूरे 4 सालों तक इलॉन उसी खौफ के साए में जीते रहे। स्कूल का वो बदमाश गैंग बेवजह ही इलॉन को हर वक्त परेशान किया करता था। आखिरकार उन्हें अपना स्कूल बदलना पड़ा। जब इलॉन 17 साल के हुए तो उन्होंने साउथ अफ्रीका को छोड़ने का मन बना लिया। उन्हें लगता था कि अमेरिका में उन्हें अपने लिए बेहतर मौके मिल सकते हैं। साथ ही उन्हें सिलिकॉन वैली भी पसंद थी। तो जब उनके परिवार को कनाडा की सिटीजनशिप मिली तो इलॉन को निकल भागने का एक मौका मिल गया था। तो इसी के साथ 3rd चैप्टर में हम जानेंगे इलॉन का सफर कनाडा में कैसा रहा। कनाडा में अपने शुरुआती दिनों में इलॉन मस्क को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब वो घर से कनाडा जाने के लिए निकले तो उनके पास वहां पर रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने वहां पर अपने कुछ रिश्तेदारों को खोजा और किसी तरीके से रहने का बंदोबस्त कर लिया। अपना 18वां जन्मदिन उन्होंने कुछ पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ में मनाया जिन्हें वो ठीक से जानते तक नहीं थे। तो इस दौरान मस्क ने कुछ और जॉब्स भी की, जैसे कि सब्जियां वगैरह ले आना और लकड़ियां काटना। तो थोड़े टाइम बाद उनके भाई किम्बल भी उनके पास कनाडा में आ गए। अब साल 1989 यानी कि 1989 में मस्क ने क्वींस यूनिवर्सिटी ओंटारियो में दाखिला लिया, जहां पर उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से हुई। पहली डेट के लिए जस्टिन ने उन्हें बहुत तरसाया था, मगर मस्क भी कम जिद्दी नहीं थे। जस्टिन ने बाद में कहा कि इलॉन किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं। वैसे आगे कॉलेज की पढ़ाई ने मस्क की जिंदगी में बहुत से बदलाव लाए और वो अभी भी स्पेस और एनर्जी की बातें किया करते थे, जिसका उनके क्लासमेट अक्सर मजाक उड़ाया करते थे। मस्क उन लोगों से मिले जिनसे उनके विचार मिलते थे। अपने खाली टाइम में वो कंप्यूटर ठीक किया करते, जिससे कि उनकी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाती। वो अपने क्लासमेट्स को स्पेयर पार्ट्स भी बेचा करते थे। तो इसी तरीके से 2 साल बाद मस्क को स्कॉलरशिप मिली। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से अपनी पढ़ाई जारी रखी। वहां पर उन्होंने इकोनॉमिक्स और फिजिक्स दोनों की पढ़ाई की। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में मस्क लंच के दौरान अपने दोस्तों से फिजिक्स पर डिस्कशन किया करते। उन्होंने और उनके खास दोस्त ने मिलकर एक घर किराए पर लिया। इस घर में वे वाइल्ड पार्टीज रखते और जो लोग पार्टी में आते उनसे $5 पर हेड के हिसाब से पैसा वसूलते। मस्क अपनी क्लास के लिए कई दिलचस्प बिजनेस आइडियाज भी सोचा करते। उनका ऐसा ही एक आइडिया था, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सोलर, यानी कि सोलर पावर की इम्पोर्टेंस। उन्होंने दावा किया कि आने वाले टाइम में सोलर पावर टेक्नोलॉजी के फील्ड में तेजी आएगी और बड़े बड़े सोलर प्लांट सिस्टम लगाए जाएंगे। उन्होंने सोलर सेल्स और ऐसे कंपाउंड के बारे में बताया जो कि पावर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उन्होंने अल्ट्रा कैपेसिटर्स के बारे में भी एक पेपर लिखा था, जिसमें बताया गया कि ये एक प्रकार की बैटरी सेल्स है जो बड़ी तादाद में एनर्जी को स्टोर कर सकती है। इन्हें रिचार्ज किया जा सकता है और बाकी कैपेसिटर्स के मुकाबले ये 100 गुना ज्यादा पावर दे सकती है। मस्क ने तभी इलेक्ट्रिक कार और रॉकेट्स के बारे में भी सोच लिया था। उनके प्रोफेसर्स ने उनके इस लाजवाब एनालिसिस की तारीफ की थी। वैसे मस्क हर तरह की मुश्किल से मुश्किल फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स का हल ढूंढ लेते थे। उन्हें ये भी मालूम होता था कि इससे अच्छा प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद उनके दिमाग में पहले वीडियो गेम्स बनाने का ख्याल आया, मगर मस्क अपने लिए एक ऐसा करियर चाहते थे जिससे वे पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सके। वे अक्सर स्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी और इंटरनेट के सपने देखा करते थे। उन्हें यकीन था कि आने वाला कल इन्हीं का होगा। भविष्य में एक बड़ा बदलाव आने वाला था और इसी में उनको प्रॉफिट दिख रहा था। सिलिकॉन वैली फोटो शेयर करने में बिजी था और इलॉन मस्क दुनिया को विनाश से बचाने की तैयारी कर रहे थे। तो अब आगे 4th चैप्टर में हम जानेंगे इलॉन के पहले स्टार्टअप के बारे में। साल 1994 में किम्बल और इलॉन ने कई रोड ट्रिप्स एक साथ की। उन दोनों के दिमाग में इंटरनेट के बिजनेस का आइडिया था। फिर आखिरकार इलॉन सिलिकॉन वैली में बतौर इंटर्न काम करने लगे और जब उन्होंने स्कूल खत्म किया तो किम्बल के साथ मिलकर के उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। Zip2 येलो पेजेस का ऑनलाइन वर्जन है। इसमें सभी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के मैप और उनकी जानकारी दी हुई है। इलॉन इसके लिए वेबसाइट कोडिंग करते थे और किम्बल उन साइट्स को बेचने का काम करते थे।
किम्बल डोर टू डोर सेल किया करते थे, मगर ज्यादातर बिजनेसमैन को पता नहीं था कि Zip2 आखिर है क्या। उन्हें अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टर ढूंढने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार एक इन्वेस्टर ने उनके काम में इंटरेस्ट दिखाया और $3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की। और इसके बाद Zip2 ने न्यूज़पेपर क्लासिफाइड एड्स देने शुरू किए। हालांकि कंपनी चल पड़ी और तरक्की करने लगी, मगर इलॉन मस्क को मैनेजमेंट से निकाल दिया गया। वे अब चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे। Zip2 का अब एक बड़ा सा ऑफिस था और कंपनी ने कोड्स की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए कई प्रोग्रामर्स भी रख लिए थे। साल 1998 यानी कि 1998 में $300 मिलियन की डील के साथ Zip2 सिटी सर्च के साथ मर्ज हो गई, जो कि पहली उनकी कॉम्पिटिटर थी। मस्क ब्रदर्स का .com का आइडिया एक हकीकत में तब बदला जब 1999 यानी कि 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को खरीदा। मगर सब कुछ इतना आसान नहीं था। इलॉन मस्क सीईओ बनना चाहते थे और इसी के साथ 5th चैप्टर में आप जानेंगे पेपाल माफिया बॉस के बारे में। मतलब ये कि एक दशक के बाद इलॉन मस्क कैनेडियन बैक पेकर से एक मल्टी मिलेनियर बन चुके थे, और वो भी सिर्फ 27 साल में, जो बहुत ही कमाल की बात है। तो वो कुल मिलाकर के $22 मिलियन के मालिक थे। उनके पास अब एक बड़ा सा अपार्टमेंट, एक प्लेन और एक स्पोर्ट कार थी। मस्क अपनी मैकलारेन F1 में सिलिकॉन वैली के चक्कर काटा करते थे। वैसे जब वो इंटर्नशिप कर रहे थे तो उनके दिमाग में इंटरनेट बैंकिंग का ख्याल आया। उन्होंने इस बारे में अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस किया, मगर उन्हें ये आइडिया बिल्कुल नहीं जमा। ये 1990 का वक्त था। लोग उन दिनों ऑनलाइन किताबें खरीदने से कतराते थे, क्योंकि कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड नंबर इंटरनेट पर नहीं देना चाहता था। इलॉन मस्क फिर भी अपने ऑनलाइन बैंक के आइडिया पर डटे रहे। अपने इस नए प्रोजेक्ट पर उन्होंने $12 मिलियन इन्वेस्ट किए। उन्होंने इस ऑनलाइन बैंकिंग साइट का नाम X.com रखा। उनके एक को फाउंडर ने कहा, यही वो खूबी है जो इलॉन मस्क को बाकियों से अलग करती है। वो रिस्क लेकर के अपनी जिम्मेदारी पर इतनी बड़ी रकम लगा रहे हैं, और इस तरीके की डील फायदा भी दे सकती है या फिर उन्हें कंगाल भी कर सकती है। तो Zip2 एक साफ सुथरा सा प्रैक्टिकल आइडिया था, मगर X.com ने तो बैंकिंग इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। इलॉन मस्क इस बिजनेस में सिर्फ अपने पैशन को लेकर उतरे थे। उन्हें लगता था कि बैंकर्स का तरीका बिल्कुल गलत है और वे उनसे बेहतर कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इलॉन मस्क ने Zip2 को एक फायदेमंद इन्वेस्टमेंट के रूप में कैपिटलिस्ट के सामने पेश किया। लोगों को इसके बारे में यकीन दिलाने के लिए उन्होंने पावरफुल स्पीच दी और इंजीनियर्स को अपने साथ काम करने के लिए एनकरेज किया। तो X.com अब एक्चुअली में फाइनेंस सर्विस कंपनी बन गई। इसमें बैंकिंग लाइसेंस, म्यूचुअल फंड लाइसेंस और FDIC इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मौजूद थी। नवंबर 1999 में साइट इंटरनेट पर लाइव हुई। मस्क उस दिन अपने ऑफिस में पूरे 48 घंटे तक रहे, क्योंकि वे चीजों को अपने सामने ही स्मूथली चलते हुए देखना चाहते थे। X.com ने क्रांतिकारी पेमेंट इजाद किया, जिसे पेपाल नाम दिया गया। इसमें किसी को पैसे भेजने के लिए सिर्फ उसका ईमेल एड्रेस ही काफी था। कुछ महीनों के अंदर ही पेपाल को 2 लाख क्लाइंट्स मिल गए। पैसे की लेन देन का ये बड़ा आसान तरीका था, जबकि बैंक्स इसी प्रोसेस में कई दिन लगा देते थे। मार्च 2000 में X.com अपने कॉम्पिटिटर कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज हो गई। मस्क के पास अभी भी कंपनी के ज्यादातर शेयर थे और कंपनी का नाम भी नहीं बदला गया, मगर फिर X.com और कॉन्फिनिटी की अनबन होने लगी, जिसकी वजह थी दोनों का अलग कल्चर और डिसीजन मेकिंग। तो एम्प्लॉइज के एक ग्रुप ने मस्क को कंपनी से बाहर करने की प्लानिंग बना ली। मस्क के बदले वे कॉन्फिनिटी के पीटर थियल को सीईओ बनाना चाहते थे। इसी दौरान मस्क अपनी पत्नी जस्टिन के साथ हनीमून मना रहे थे। तो उन्हें जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने कंपनी को अपने फैसले पर दोबारा सोच विचार करने की गुजारिश की, मगर तब तक बात हाथों से निकल चुकी थी। उन्हें पता चला कि कंपनी अपना फैसला ले चुकी थी। मस्क उस कंपनी में अपनी पावर खो बैठे थे, जिसे उन्होंने ही शुरू किया था। जून 2001 में X.com पेपाल के नाम से रीब्रांड की गई। कंपनी एडवाइजर के तौर पर मस्क की नौकरी सिक्योर थी। उन्होंने और पैसे का इन्वेस्टमेंट किया। अपना स्टेक बढ़ाकर वे पेपाल के सबसे बड़े स्टेक होल्डर बन गए। इस वक्त तक उनका .com का बुखार अब उतरने लगा था। बाकी टेक्नोलॉजीज कंपनीज बेचने की जल्दीबाजी में लगी थी। आगे मस्क ने बोर्ड को ऑफर्स ठुकराने के लिए मना लिया था। पेपाल का एनुअल रेवेन्यू बढ़कर के $240 मिलियन हो चुका था। अभी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी कंपनी बन चुकी थी, जो कि अब पब्लिक हो सकती थी। और तभी 2002 में पेपाल को ईबे से $1.5 बिलियन का ऑफर मिला। ये एक बहुत बड़ा और शानदार ऑफर था। टैक्स काटने के बाद भी मस्क पूरे $180 मिलियन अपने पास रख सकते थे।
तो PayPal.com बबल से बच निकला था। ये सब मस्क की बिजनेस इंस्टिंक्ट और टेक्नोलॉजी ट्रेंड में उनकी कुशलता का नतीजा था। 9/11 के हमले के बावजूद कंपनी ने एक सक्सेसफुल IPO बनाया। भले ही टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डाउन हो गई, मगर पेपाल एक विनर बनकर उभरा। और इसी के साथ आगे 6th चैप्टर में हम जानेंगे कि स्पेस में चूहे की क्या कहानी है। मतलब ये कि जून 2001 में इलॉन मस्क जब अपने 30वें साल में थे, तो वे और उनकी पत्नी सिलिकॉन वैली को छोड़कर लॉस एंजलिस में शिफ्ट हो गए। उनका बनाया पेपाल एक सफल प्रोजेक्ट रहा था, तो अब वो अपने सपने स्पेस ट्रैवल और रॉकेट शिप्स पर ध्यान दे सकते थे। और इसके लिए लॉस एंजलिस से बढ़कर के कोई और बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वहां का मौसम एरोनॉटिक्स के लिहाज से काफी अच्छा था। मस्क ने अपने जैसे ही कुछ लोग ढूंढ लिए। उन्होंने मार्स सोसाइटी नाम का एक ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया था, जो मार्स पर जीवन की संभावना तलाश रहा था। ट्रांस लाइफ नाम से इस ग्रुप का एक प्रोजेक्ट भी था। ये एक कैप्सूल के आकार का बनने वाला था, जो कि अर्थ के चक्कर लगाए, और इसके क्रू मेंबर्स चूहे बनने वाले थे। मस्क ने $5 लाख मार्स सोसाइटी और इसकी प्रोजेक्ट के लिए दिए। उन्होंने सुझाव रखा कि ट्रांसलाइफ मिशन को मार्स तक ही एक्सटेंड करना चाहिए। एक दिन इलॉन मस्क नासा की वेबसाइट ब्राउज कर रहे थे, तो उन्हें बड़ी गहरी निराशा हुई, क्योंकि मार्स एक्सप्लोरेशन का कहीं पर भी कोई भी एग्जैक्ट शेड्यूल या पुख्ता प्लान नहीं दिया गया था। तो इलॉन ने एरोस्पेस पर कई किताबें पढ़ी। उन्होंने रॉकेट शिप को प्लान करने के लिए टैलेंटेड इंजीनियर्स को अपने साथ काम पर रखा। उन्होंने कम बजट वाले रॉकेट्स का परफॉर्मेंस स्टडी किया, और उस टाइम के रॉकेट सिर्फ रशियन बनाते थे। बॉइंग और लॉकहील बहुत ज्यादा महंगे थे और बड़े से बड़े सैटेलाइट्स उठा सकते थे। तो मस्क का आइडिया था कि कुछ सस्ते रॉकेट्स बनाए जाए, जो कि रिसर्च और कमर्शियल इस्तेमाल के लायक हो। तो जब ईबे ने पेपाल खरीदा था, तो मस्क ने स्टील से $100 मिलियन की कमाई की थी। उन्होंने ये सारा पैसा मार्स के लिए रॉकेट शिप बनाने में लगा दिया। आगे जून 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी बनाई गई। इसमें इलॉन के साथ मार्स सोसाइटी के मेंबर और लॉस एंजलिस के वो सारे लोग जुड़े जो कि स्पेस एंथुजियास्टिक थे। स्पेस एक्स को लेकर के इलॉन बहुत एक्साइटेड थे। हालांकि इस दौरान उनके परिवार में एक बहुत ही दुखद घटना घट गई। उनकी पत्नी जस्टिन ने एक बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम नेविडा एलेक्जेंडर मस्क रखा गया था। लेकिन 10 दिन के अंदर ही वो बच्चा चल बसा। अब हुआ यूं कि एक रात इलॉन और जस्टिन ने बच्चे को बिस्तर पर सुलाया। नेविडा गहरी नींद में पीठ के बल सो गया था। जब कुछ देर के बाद उसके पेरेंट्स उसे देखने गए, तो उन्होंने पाया कि उसकी सांसें नहीं चल रही थी। डॉक्टर्स इसे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहते हैं। तो जब तक पैरामेडिक्स बुलाए गए, तब तक दिमागी रूप से बच्चे की मौत हो चुकी थी। उसके दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाई थी। उसे 3 दिन तक लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। बच्चा जब मरा, तो जस्टिन ने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वो बुरी तरह से रो रही थी, मगर इलॉन मस्क ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जस्टिन को लगता था कि ये इलॉन मस्क का डिफेंस मैकेनिज्म का तरीका है, जिसे उन्होंने बचपन से ही सीख लिया था। जस्टिन ने कहा कि इलॉन सदमे में नहीं रह सकते। उनकी फितरत ही हमेशा आगे बढ़ने की है, और मुझे लगता है कि यही उनके सरवाइव करने का तरीका है। मस्क ने अपना सारा ध्यान स्पेस एक्स के रॉकेट लॉन्च में लगा दिया। तो अगले 5 सालों में जस्टिन ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, और उसके बाद ट्रिपलेट्स को भी। तो मस्क ने कहा कि मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि मुझे बहुत ही दुखद घटनाओं के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तरीके से हमारे फ्यूचर को नहीं सुधारती। तो अगर आपके पास बाकी के बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, तो बीती बातों पर दुखी होने से आपका और आपके अपनों का कोई भला नहीं होने वाला है। इसी के साथ आगे 7th चैप्टर में आप जानेंगे कि सब कुछ इलेक्ट्रिक कैसे। जी हाँ, साल 2002 की बात थी। एक टैलेंटेड इंजीनियर जेबी स्ट्राबेल ने पोर्श गाड़ी खरीदी। उन्होंने इसे एक इलेक्ट्रिक कार में तब्दील किया, और ये वो समय था जब क्लीन टेक्नोलॉजी मूवमेंट का नामो निशान तक नहीं था। उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्टर ढूंढने शुरू किए। महीने पर महीने बीत गए, मगर हर बार स्ट्राबेल रिजेक्ट होते रहे। आखिर में वे इलॉन मस्क से मिले। तो इलॉन को इलेक्ट्रिक कार का आइडिया काफी बढ़िया लगा। उन्होंने खुद के बनाए बैटरी और एनर्जी स्टोरेज का थॉट रखा। वो तुरंत ही स्ट्राबेल को फंड देने के लिए राजी हो गए, और उनकी ये पार्टनरशिप सालों साल तक चली। और इस दौरान कई और लोग भी थे जो कि बिजनेस पार्टनर थे और इलेक्ट्रिक कार बनाना चाह रहे थे। इनमें से ही 2 लोग थे, मार्टिन इबरहार्ट और नॉर्थन कैलिफोर्निया के मार्क टारपेनिंग। तो जुलाई 2003 में उन्होंने टेस्ला मोटर्स की नींव रखी। ये कंपनी निकोलास टेस्ला के नाम पर रखी गई थी, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर के इन्वेंटर थे। इबरहार्ट और टारपेनिंग ने अपनी कंपनी लॉस एंजलिस में मस्क को ऑफर की। तो वे तीनों ही अमेरिका की तेल की समस्या को खत्म करना चाहते थे,
और इलॉन मस्क तो वैसे भी हमेशा से ही क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी के फेवर में थे। तो इस तरीके से टेस्ला शुरू हुई और इलॉन मस्क उसके चेयरमैन और सबसे बड़े शेयर होल्डर बने। जल्द ही जेबी स्ट्राबेल भी उनकी कंपनी में शामिल हो गए और इस तरीके से स्टीम को पता चला कि बड़ी बड़ी कंपनीज वाकई में अब कारें नहीं बनाती। BMW अपनी कारों के पार्ट्स बाहर बनवाते हैं, कंपनी केवल लोकल मार्केटिंग, सेल्स और फाइनल असेंबली संभालती है। तो वो दिन अब लद चुके थे जब फोर्ड मोटर्स रॉ मटेरियल से कारें बनाया करती थी। तो टेस्ला मोटर्स अपने यहाँ पर बनने वाली हर इलेक्ट्रिक कार को ढांचे से लेकर के फाइनल तक खुद ही तैयार करना चाहते थे। तो इलॉन मस्क और उनके इंजीनियर्स की टीम ने प्रोटोटाइप के तौर पर रॉडस्टर बनाई। हालांकि इस प्रोसेस में टाइम, एफर्ट और पैसा बहुत लगता था। तो जब टेस्ला ने अपना अगला प्रोडक्ट तैयार किया तो ठीक उसी टाइम इलॉन मस्क दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके थे। और इसी के साथ आगे 8वें चैप्टर में आप जानेंगे पेन, सफरिंग और सर्वाइवल के बारे में। तो इलॉन मस्क पेपाल बनाकर पहले ही बहुत मशहूर हो चुके थे। प्रेस उनके बारे में छापना पसंद करती थी। लोग इस अजीब से नाम वाले मल्टी मिलेनियर के बारे में और जानना चाहते थे। सब इस बारे में जानते थे कि मस्क ने इलेक्ट्रिक कार और स्पेसशिप पर बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है। मशहूर सेलिब्रिटीज और अमीर बिजनेसमैन के साथ मस्क का उठना बैठना था। तो कुल मिलाकर के वो किसी शोमैन से कम नहीं थे, मगर असलियत में वे परेशानी से गुजर रहे थे। उनकी परेशानी का सबब थी टेस्ला और स्पेस एक्स की फाइनेंशियल हालत। जी हाँ, इलेक्ट्रिक कार प्रोटोटाइप और रॉकेट लॉन्च अटेम्प्ट्स पर उनका बेहिसाब पैसा खर्च हो रहा था और प्रेस भी उनके फेल प्रोडक्ट्स के लिए उनकी जमकर खिंचाई कर रही थी। और इस सबसे बढ़कर परेशानी थी उनकी निजी जिंदगी की मुश्किलें। उनकी पत्नी जस्टिन के साथ उनका रिश्ता लगभग टूटने की कगार पर था। टेस्ला को अपने प्रोटोटाइप रॉडस्टर को रिक्रिएट करने की जरूरत थी। स्पेस एक्स भी फॉल्कॉन 1 की लॉन्च की तैयारी में था। तो दोनों प्रोजेक्ट्स में मस्क को समय और पैसा दोनों लगाना पड़ रहा था। वे ज्यादातर अब अपने काम में ही बिजी रहते थे और हफ्ते के 7 दिन ऑफिस में रहते थे। घर से उनका नाता लगभग टूट ही गया था। जस्टिन को लगने लगा कि वो मस्क की सिर्फ ट्रॉफी वाइफ बनकर रह गई है, ना कि लाइफ पार्टनर। तो जून 2008 में इलॉन मस्क ने जस्टिन से तलाक लेने के लिए केस फाइल कर दिया। जस्टिन ने अपना दुख खुले आम ब्लॉग में व्यक्त किया। वे अपने ब्लॉग में मस्क और तलाक की प्रोसीडिंग के बारे में अक्सर लिखा करती थी। बिल ली, जो कि मस्क के दोस्त और एक इन्वेस्टर थे, वो इलॉन मस्क की दिमागी हालत को लेकर के बड़े फिक्रमंद थे। उन्होंने मस्क को अपने साथ लंदन में छुट्टियां बिताने के लिए इनवाइट किया। लंदन के स्ट्रिप में मस्क की मुलाकात तालुला रिले से हुई, जो कि बाद में उनकी दूसरी पत्नी बनी। 22 साल की इंग्लिश एक्ट्रेस से उनकी ये मुलाकात एक सेटअप थी। जी हाँ, मस्क को डिप्रेशन से बचाने के लिए लंदन की इस पूरी ट्रिप में रिले उनके साथ रही। वे खूब बातें करते और डिनर पर साथ जाया करते थे। जब इलॉन लॉस एंजलिस वापस आए तो उसके कुछ ही हफ्तों के बाद रिले भी उनके पास आ गई। मस्क ने रिले को बताया कि उनके पहले से ही 5 बच्चे हैं और अब जल्द ही उनका तलाक भी होने वाला है। बावजूद इसके मस्क ने रिले को जब प्रपोज किया तो रिले ने हाँ बोल दिया। ये वाकई में एक तूफानी रोमांस जैसा था। मस्क को अपनी कंपनीज चलाने में जितनी भी दिक्कतें आ रही थी, रिले उन सब परेशानियों की गवाह थी। वो कहती थी इलॉन के बारे में कि वो खुद किसी मौत की तरह दिखता है। मैं यही सोचती हूँ कि ये इंसान कहीं किसी दिन हार्ट अटैक से ना मर जाए, क्योंकि स्पेस एक्स ने कई नाकामयाब रॉकेट लॉन्च पर अब तक मिलियंस गंवाए थे। वहीं टेस्ला ने भी प्रोटोटाइप पर बहुत खर्चा किया था। दोनों ही कंपनियां कंगाल होने वाली थी। इलॉन मस्क को अपनी कीमती मैकलारेन F1 बेचनी पड़ी, जिस पर उन्हें बहुत नाज था। साल 2008 के आखिर में उन्होंने अपने इन्वेस्टर दोस्तों से स्पेस एक्स और टेस्ला को फंड करने की गुजारिश की। उनकी कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज ने इस मुश्किल वक्त में उनका साथ देने के लिए पैसे की पेशकश भी की। इतना ही नहीं, इलॉन मस्क को हर हफ्ते सैलरी देने के लिए पाई पाई जोड़नी पड़ रही थी। तभी इस दौरान नासा कोई कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहा था जो उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की रीसप्लाई कर सके। मस्क ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ताकि ये स्पेस एक्स को मिल जाए। जहां तक टेस्ला की बात थी, उन्होंने और फंडिंग के लिए इन्वेस्टर से बात की। उन्होंने अपना बचा कुचा पैसा भी इसके लिए लगा दिया। और तो और सोलर सिटी के अपने कुछ स्टॉक्स भी बेच डाले। किस्मत से 23 दिसंबर 2008 में नासा ने खुलासा किया कि उसने अपने ISS प्रोजेक्ट के लिए स्पेस एक्स को चुन लिया है। एजेंसी कुल 12 फ्लाइट्स के लिए उन्हें $1.6 बिलियन दे रही थी। उस वक्त इलॉन मस्क किम्बल के साथ कोलोराडो में छुट्टियां बिताने गए हुए थे। जैसे ही ट्रांजैक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ तो इलॉन खुशी से रो पड़े।
इलॉन मस्क खाली हाथ अमेरिका में आए थे। उन्होंने अपना एक बच्चा खोया था और उनका तलाक लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बना था। वे अपनी सभी कंपनी से हाथ धोने की कगार पर थे और उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत पानी में मिलने जा रही थी। लेकिन इलॉन मस्क बहादुरी के साथ इस दुख भरे दौर से निकलकर बाहर आए। जैसा कि उनके एक दोस्त का कहना था कि जो उसके साथ 2008 में हुआ, कोई और होता तो शायद झेल नहीं पाता। मगर इलॉन मस्क ने ना सिर्फ इसे सहा, बल्कि वे मेहनत करते रहे और अपने इरादों पर डटे रहे। और अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ, जहां पर अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ झेलने के बाद उनकी मिसाइल, जिसका नाम फाल्कन 9 था, स्पेस तक पहुंचने में आखिरकार कामयाब रही। ये अलग अलग देशों और कंपनीज के लिए सैटेलाइट लेकर के स्पेस में जाता था। ये रॉकेट आईएसएस को सप्लाई डिलीवर करता था। फाल्कन 1 के बाद से ही मस्क ने परफेक्ट रॉकेट शिप बनाने में काफी पैसे खर्च किए थे। सालों तक उनके इंजीनियर्स ने कोशिश की, मगर हर बार फेल होते रहे। आज स्पेस एक्स महीने में एक रॉकेट लॉन्च करता है। अपने लोकल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स को पछाड़कर ये मैदान में डटा हुआ है। बाकी कंपनीज बाहर से मंगाई गई सप्लाईज पर निर्भर रहती है, लेकिन स्पेस एक्स पूरा रॉकेट खुद ही तैयार करता है। इसके अलावा एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री में उनकी रॉकेट कीमत भी काफी कम है। इलॉन मस्क और उनकी इंजीनियर्स की टीम हमेशा ही स्पेस एक्स को और बेहतर बनाने के लिए नए तरीकों की तलाश में रहते हैं। उनके बनाए रॉकेट रीयूजेबल हैं, वे धरती पर लौट सकते हैं। इंजीनियर्स ने उन्हें ऐसा बनाया है कि वो खुद ब खुद वापस लॉन्च पैड पर लौट आते हैं। स्पेस एक्स इतना सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि मस्क बहुत मेहनत करते हैं और छोटी से छोटी चीज पर भी ना उनका पूरा ध्यान रहता है। तो इतना ही नहीं, मस्क का सबसे बड़ा ख्वाब ये है कि वो स्पेस फ्लाइट्स को और भी सस्ता और प्रैक्टिकल बना सके। अगर हमारे पास पर्याप्त रॉकेट सप्लाई हो तो शायद फ्यूचर में मार्स पर कॉलोनी बनाई जा सके, क्योंकि बाकी की एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री स्पेस को बोरिंग बनाती है। लेकिन स्पेस एक्स अपने रॉकेट्स और स्पेस शिप्स को मॉडर्न बनाने के लिए लगातार कोशिश में लगी हुई है। इलॉन मस्क साइंस फिक्शन को हकीकत में तब्दील करने की नई नई कोशिशों में जुटे हुए हैं। आगे चैप्टर नंबर 10 में अब जानेंगे इलेक्ट्रिक कार का बदला। मतलब ये कि टेस्ला मोटर्स ने 2012 से ही एस सीडेन का मॉडल बाजार में उतार दिया था। ये लग्जरी कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है और सिंगल बैटरी रिचार्ज पर 300 मील की दूरी तय कर सकती है। इसकी रफ्तार है 4.2 सेकंड्स में 60 माइल्स पर आवर। इसमें 2 ट्रंक है, उसकी सीट कैपेसिटी 7 लोगों की है और ऑयल कारों में इस्तेमाल होने वाले इंजन और मशीनरी के बगैर मॉडल एस लगभग बिना किसी शोर के चलती है। इसमें सिर्फ एक ही बैटरी पैक है। इसके पिछले हिस्से में एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है और मॉडल एस बाकी लग्जरी सिडान गाड़ियों से हर मामले में आगे है। इस कार के अंदर एक 17 इंच की टच स्क्रीन है, जहां से ड्राइवर कार के सभी कंट्रोल्स जैसे कि स्टीरियो, वॉल्यूम एडजस्टिंग या एयर कंडीशन वगैरह कंट्रोल कर सकता है। इसमें नेविगेशन और म्यूजिक स्ट्रीमिंग के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन भी मौजूद है। इसीलिए तो मॉडल एस को जगह घेरने वाली भारी भरकम डैशबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। इसे चलाने वाले को किसी भी चाबी या इग्निशन बटन की जरूरत नहीं है। इसमें बैठते ही इसका सेंसर ड्राइवर का वजन डिटेक्ट कर लेता है और कार खुद ही स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा मॉडल एस को हाईवे के किनारे बने किसी भी सोलर पावर स्टेशन पर फ्री रिचार्ज किया जा सकता है। ड्राइवर सीधा जाकर के मॉडल एस के स्टोर्स में जाकर इसे खरीद सकता है या ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता है। किसी भी सूरत में इलेक्ट्रिक कार सीधे आपके घर या ऑफिस या जहां पर आप चाहे वहां डिलीवर कर दी जाएगी, क्योंकि इसे ट्यून अप या ऑयल चेंज की जरूरत नहीं पड़ती। और मॉडल एस की मेंटेनेंस भी काफी कम है, मगर कभी रिपेयर की जरूरत पड़े तो टेस्ला के इंजीनियर आकर के इसे खुद लेकर जाएंगे। टेस्ला ने एक स्मार्टफोन ऐप भी बनाया है जो कि मॉडल एस के साथ मिलता है। इससे आप अपनी गाड़ी की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करके, जैसे कि फास्टर रिचार्ज, टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार को लगभग एक गैजेट ही बना दिया है। जैसा कि इसके पहले खरीदारों में से एक का कहना है कि इसने ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरीके से बदल दिया। ये पहियों पर रखा एक कंप्यूटर है। और इसी के साथ अब चैप्टर नंबर 11 यानी कि आखिरी चैप्टर में आप जानेंगे इलॉन मस्क की यूनिफाइड थ्योरी के बारे में। यानी कि राइव ब्रदर्स अपने कजन इलॉन मस्क के साथ साउथ अफ्रीका में पले बड़े थे। .com बबल के आने से पहले उन्होंने एवरड्रीम नाम से एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोली थी। ये भाई अब कोई नया वेंचर ढूंढ रहे थे। मस्क ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें सोलर एनर्जी के फील्ड में कुछ करना चाहिए। उस टाइम तक सोलर पैनल खरीदकर इंस्टॉल करना ग्राहकों के लिए काफी मुश्किल काम था और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि घर की छतों पर लगे सोलर पैनल को पर्याप्त सूरज की रोशनी मिलेगी। तो राइव भाइयों ने 2006 में सोलर सिटी की शुरुआत की। कंपनी के पास ऐसा सॉफ्टवेयर था जिससे पता चल सकता था कि सोलर एनर्जी सोर्स किसी भी जगह के लिए कंपैटिबल है कि नहीं।
सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए सोलर सिटी के पास एम्प्लॉयज की एक टीम भी थी। इसके अलावा पैनल्स को मंथली फिक्स रेट के हिसाब से किराए पर लिया जा सकता था। तो मस्क इस सोलर सिटी के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, जिनके पास कंपनी का 30% हिस्सा था। 6 साल के बाद सोलर सिटी यूएस की सबसे बड़ी सोलर इंस्टॉलर बन गई। घरेलू इंस्टॉलेशन से शुरुआत करके ये अपनी सर्विसेज अब बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि वॉलमार्ट और इंटेल आदि को देते थे। साल 2012 में सोलर सिटी एक पब्लिक कंपनी बन गई और 2014 में इसकी नेटवर्थ $7 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। मस्क ने देखा कि सिर्फ घंटे भर की सोलर एनर्जी से दुनिया की पूरी एनर्जी डिमांड 1 साल तक पूरी की जा सकती है। इसका तरीका ये था कि बैटरी पैक्स को चार्ज रखा जाए, जिन्हें रात के समय और बिजली जाने पर इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ ही बेहतर क्वालिटी के सोलर सेल्स का इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदला जाना चाहिए। साल 2014 में उन्होंने ये सब मुमकिन करके दिखाया। 3 कंपनीज ने अलग अलग फील्ड्स में अपनी शुरुआत बहुत ही मामूली तरीके से की। तब इन्हें कोई भी नहीं जानता था, मगर ये मस्क की कड़ी मेहनत और लगन का ही फल था कि ये तीनों ही कंपनियां अपने अपने फील्ड्स में बेहतरीन साबित हुई। साल 2025 में टेस्ला की बनाई 6 गाड़ियां मार्केट में आ जाएगी। आने वाले समय में सोलर सिटी एक बहुत बड़ी यूटिलिटी कंपनी बन जाएगी। फ्यूचर में स्पेस एक्स वीकली फ्लाइट से हर हफ्ते कार्गो और इंसानों को स्पेस पे भेज सकते हैं। इसकी रीयूजेबल रॉकेट्स मून का चक्कर काटकर धरती पर वापस ठीक उसी लोकेशन पर लौट आया करेंगे जहां से लॉन्च हुए थे, और मून के बाद स्पेस एक्स की अगली मंजिल होगी मार्स। जी हाँ, इलॉन मस्क की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ये है कि उनकी सभी कंपनीज एक दूसरे से रिलेटेड है। उनकी कंपनी सोलर सिटी इलेक्ट्रिक कार को रिचार्ज करने के लिए सोलर पैनल प्रोवाइड करती है। टेस्ला बैटरी पैक्स प्रोड्यूस करती है, जिन्हें सोलर सिटी बेचती है। स्पेस एक्स और टेस्ला अपने प्रोडक्ट्स के डिजाइन और मैन्युफैक्चर पर नॉलेज शेयर करती है। तीनों ही कंपनियां मस्क के भविष्य के सपने को रिप्रेजेंट करती है। वे इंसानियत के लिए ऐसी एनर्जी चाहते हैं जो कभी खत्म ना हो सके, जिससे कि मानवता का विनाश होने से रोका जा सके। इलॉन मस्क के जीवन में कई मुश्किल घड़ियां आई। बचपन में उन्हें स्कूल में बहुत परेशान किया गया। उनके पिता के साथ उनका रिश्ता खटास भरा रहा। अपने पहले बच्चे की मौत का सदमा उन्हें झेलना पड़ा और उनकी पहली शादी भी टिक नहीं पाई। तो इस तरीके से उन्होंने ज्यादातर खोया ही था। उनकी कंपनी बर्बाद होते होते बची थी। प्रेस उनकी निजी जिंदगी और नाकामी को लेकर हमेशा उन्हें बदनाम करता रहा, लेकिन इन सब के बावजूद इलॉन मस्क ने हार कभी नहीं मानी। वो अपने रास्ते पर चलते रहे और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश में लगे रहे। इलॉन मस्क वीकेंड्स पर भी काम करते थे और यही वो अपने एम्प्लॉयज से भी चाहते थे। एक ऐसा समय भी आया जब वो तलाक के बाद जस्टिन के साथ साउथ अफ्रीका घूमने गए। वहां उन्हें मलेरिया हो गया और उन्हें 10 दिन तक आईसीयू में रहना पड़ा था। इस बारे में मस्क ने कहा कि मैं मरते मरते बचा हूँ। छुट्टियों के बारे में मेरा यही विचार है कि छुट्टियां जानलेवा हो सकती है। तो इसी के साथ दोस्तों, इलॉन मस्क की ये बायोग्राफी यहीं पर समाप्त होती है। एंड आई होप कि आपको शुरुआत के उन सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो अब आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर इलॉन मस्क इतना कुछ सहकर इतना कुछ कर सकते हैं और इवन अभी भी कर रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और आई एम श्योर कि जब तक जान है तब तक नहीं रुकेंगे, तो हम तो शायद बहुत कुछ कर सकते हैं।